नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है दोस्त हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्त इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। इसका दोस्त चैप्टर हमारा थर्ड होने वाला है ये, और इस थर्ड चैप्टर का नाम ही है भारत के साथ चीन की भागीदारी, इंडियाज अगेंजमेंट्स विद चाइना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्त, चाइना के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो उस तरीके के नहीं रहे हैं स्टार्टिंग से ही। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के दोस्त कुछ समय तक कह सकते हो कि 1962 से पहले तक जो इंडिया के रिलेशन थे वो भी दोस्तों नेहरू जी की वजह से, क्योंकि ये ट्रस्ट करते थे चाइना के ऊपर। लेकिन चाइना ने दोस्तों फाइनली हमारा ट्रस्ट 1962 में तोड़ दिया था, और हमारे भ्रम तोड़ दिया इसने कि जो हम ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, और हमें ट्रस्ट चाइना पे नहीं करना है दोस्त। देखो, चाइनीज़ दोस्तों माल चल गया तो चांद तक, और नहीं चला तो शाम तक, और यही दोस्तों चाइना की पॉलिसी भी है। खैर दोस्तों, टॉपिक जो हमारा है भारत के साथ चीन की भागीदारी, इसमें हम समझने वाले हैं कि चीन के साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहे हैं, और स्टार्टिंग से लेके अब तक की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के दोस्त रिलेशंस की, तो ये रिलेशन ऐसा नहीं है कि आज़ादी के टाइम से स्टार्ट हुआ है। ये आज़ादी से दोस्त बहुत पहले, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी जब चीन की यात्रा पर गए थे, तो उस टाइम भी इन्होंने भारतीय संस्कृति को चाइना में फैलाने का काम किया, और वहीं से कह सकते हो कि मधुर संबंध बनाने की कोशिश की गई। जब जापान युद्ध हो रहा था दोस्त चाइना के साथ, तो उस टाइम भी भारतीय मेडिकल मिशंस के दौरान भारतीय और चीन के संबंध में जो कह सकते हो कि आपस में जो सहयोगी संबंध है वो बनाने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्त जब भारत को आज़ादी मिल गई थी और 1950 का दोस्त दशक चल रहा था, उस टाइम भारत चीन सहयोग की बात की गई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए गए। दोनों ही दोस्तों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तब बन गए जब बात आई तिब्बत का मामला, बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला और 1962 का मामला। दोनों ही दोस्त एक दूसरे के दुश्मन से बन गए थे। लेकिन इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर पहले हम ये जानते हैं कि विश्व में भारत और चीन केवल दोस्त दो ही ऐसे पड़ोसी देश हैं जो अपने नियंत्रण रेखा से विभाजित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और चाइना के दोस्तों बीच में जो रेखा है यानी बॉर्डर है, जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसको दोस्त LAC के नाम से भी जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको आज तक चाइना नहीं मानता, वो बोलता है कि ये लाइन हमें आज तक खींची ही नहीं गई है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में 1914 के अंदर शिमला समझौता हुआ था, जब दोस्तों भारत गुलामी हुआ करता था। तो उस टाइम मैकमोहन भारत की तरफ से, हम तो गुलाम थे, तो भारत की तरफ से मैकमोहन जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने दोस्त चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया, और उन्होंने ही चाइना और इंडिया के बीच में एक रेखा खिंचवाई, और इनके द्वारा ये कंट्रीब्यूशन दिया गया था, इसलिए इसका नाम मैकमोहन रख दिया गया था। यह 1914 के शिमला समझौते के द्वारा किया गया था, और जब से यह इंडिया और चाइना के बीच में ये रेखा खींची गई है। लेकिन चाइना अब ये कहता है कि हमने इस रेखा को आज तक माना ही नहीं है, और हमारे बीच में कोई ऐसा बॉर्डर है ही नहीं, जिस वजह से दोस्त ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज तक चलता रहा है। भारत व चीन एक लंबी अवधि से एक दूसरे को दोस्तों सामरिक और आर्थिक कूटनीतिक दृष्टि से पीछे करने का कोशिश करते रहे हैं, और चाइना दोस्तों हमेशा से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। यहाँ पे जो मैंने आपको बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में बताया, इसके बारे में दोस्त मैंने एक डीपली वीडियो बना रखी है। मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। जो दोस्त मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, मैंने आपको उसके अंदर टोटल 6 वीडियोज़ दी थी। इसमें जो सबसे आप देखोगे दोस्त, यहाँ पे 4th नंबर पे इंडिया और चाइना जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, ये वीडियो ये रही। इसमें लिखा है, आपको देखो मिल जाएगा, इंडिया चाइना वॉर 1962। मेनली मैकमोहन जो रेखा है उसको चाइना क्यों नहीं मानता, इसमें दोस्त मैंने इसको डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है इसके अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा, इसके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए मैंने दोस्त इस वाले वीडियो की। प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिए दोस्त इस वाले वीडियो को, ताकि आपका जो भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग, वीडियो का हेडिंग यही है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आखिर चीन और भारत में सीमा विवाद क्यों है। तो इस वाले वीडियो से दोस्त आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दोगे इस वाले वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अब हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इस वाले वीडियो का लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। देखो दोस्त, 1940 के दशक की बात है, जब चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPC की एक आंदोलन चल रही थी चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाने के लिए दोस्त। तो इसी टाइम यानी कि कह सकते हो कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तो उसी टाइम चाइना और इंडिया ने दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम एशिया के सहयोग की बात करें, शांति की बात करें। और जवाहरलाल दोस्त नेहरू जी थे, ये चीन से काफ़ी प्रभावित थे। इनको ये लगता था कि चीन हमारा दोस्त है, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त वही है जो हमारा पड़ोसी है। और नेहरू जी ने दोस्त एशिया के दो सबसे बड़े राज्यों के बीच में साम्राज्यवाद विरोधी, साम्राज्यवाद मतलब जो कोई एक बड़ा शक्ति किसी कमज़ोर देशों पे कमज़ोर उसको गुलाम बनाने की कोशिश करता है, तो उसको गुलाम बना लेता है, ठीक है। तो नेहरू जी साम्राज्यवाद के विरोधी थे, यानी कि इंपीरियलिज्म के ये विरोधी थे।
तो ये सोचते थे कि चाइना भी विरोधी है इंपीरियलिज्म का, और चाइना और इंडिया अगर मिलकर काम करता है तो एशिया में बहुत कह सकते हैं कि पीसनेस यानी शांति बनाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों हुआ ये, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए 1954 में दोनों देशों के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ, जिसको दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील समझौता एक भारत की फॉरेन पॉलिसी का मेन कह सकते हो कि एक डिटरमाइंड या दोस्तों एक मेन निर्धारक तत्व है ये पंचशील समझौता। पंचशील समझौते में ये कहा गया कि इंडिया और चाइना आपस में सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस की भावना रखेंगे और किसी भी देश यानी आपस में किसी एक मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। बॉर्डर पे दोस्तों आपस में कोई सीज फायर नहीं की जाएगी और इस तरीके से दोस्त ये के आपस में शांति बना के रखेंगे और सहयोग करेंगे। तो पंचशील समझौते को दोस्तों आगे तोड़ दिया इसने। लेकिन इस बीच में दो सिद्धांत कही जाती है भारत और चाइना के रिलेशंस को लेकर। इन सिद्धांत की प्रासंगिकता को हम समझ पाएंगे, रेलेवेंस को समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहला जो थ्योरी है वो है यथार्थवादी। यथार्थवादी थ्योरी ये कहता है कि भारत और जो चाइना के द्विपक्षीय संबंध है वो आपस में सीमितता को देखने को मिलती है। सीमितता का मतलब ये होता है कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से शंका की दृष्टि से देखी जाती है और वो इतनी अच्छी नहीं है। बेशक वो दिखने में दोस्त अगर आपको लग रहा हो कि दोनों नेता आपस में खड़े हैं, तो चीन भी हमें उस निगाह से ही देखता है जैसा दोस्त वो अब अक्सर देखता आया हुआ है। तो दोनों देश एक दूसरे के प्रति शंका की भाव रखते हैं और यह भाव उनकी अधिक शक्ति से भी है, या कह सकते हो कि उनकी इच्छा से आती है, क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत उससे आगे निकले और दोस्त भारत हमेशा से ये चाहेगा कि साउथ एशिया के अंदर शांति बनी रहे। और चाइना दोस्त क्या करता है कि आपने अपने आसपास के जो देश हैं उसके अंदर हेल्प देके उनकी बॉर्डर डिस्प्यूट्स करवा के आपस में दोस्त उनको उनमें कब्जा करने की कोशिश करता है। तो चाइना अपनी साम्राज्यवादी नीति से अभी भी दोस्तों बाज नहीं आया है। सेकंड थ्योरी ये है कि भारत और चीन दोनों ही वैश्विक आर्थिक प्रणाली में प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं। ये दोस्त थ्योरी क्या है? उदारवादी विचारधारा यानी कि लिबरल आइडियोलॉजी है ये, जो ये कहती है कि इंडिया और चाइना दोनों ही एक सुपर पावर है इकोनॉमिक मामलों में। और दोस्तों एक तीसरी विचारधारा भी है जो ये मानती है कि दोनों देशों को अपने इतिहास को महान सभ्यताओं के रूप में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, जिससे कि दोस्त आपस में सहयोग बने रहे। क्योंकि दो चीनी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो कि दुनिया भर में पढ़ा जाता है, इनका एक अपना अपना दोस्तों रोल है। तो इसलिए अपने सभ्यताओं को इनको महत्व देना चाहिए सहयोग के रास्ते से। बट हुआ क्या है दोस्त, आपको पता है इस टाइम यार देखो नरेंद्र मोदी जी हमेशा से चाहते हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध बने रहे। लेकिन दोस्त कोविड के दौरान हमने देखा जब गलवान घटना हुई या डोकलाम घटना हुई तो उस टाइम से चीन के तेवर हमको दिख गया था। दोस्तों बात तब बिगड़ी थी जब 1962 का दौर आया था। क्योंकि तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 1949 में जब चीन के अंदर कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो कम्युनिस्ट क्रांति के बाद भारत पहला ऐसा कंट्री था जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को मान्यता दी थी। और मान्यता देने के बाद दोस्तों उसका महत्व दक्षिण एशिया में बढ़ गया। तो भारत ऐसा पहला कंट्री था। और इसके बाद दोस्तों 1950 में ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने स्टार्ट हुए और भारत और चीन के संबंध बेहतर लगने लग गए। लेकिन दोस्त ये बेहतर सिर्फ दिखने का था, क्योंकि इसकी सच्चाई हमें तब पता चली जब 1962 के अंदर वॉर हुआ। अब इसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार माना गया, लेकिन इसकी कहानी कुछ यूं गढ़ी गई थी। पहले इसको समझते हैं। देखो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का दोस्तों जो कारण था वो उसी कारण की वजह से 1962 के अंदर वॉर हुआ। इसके लिए भारत तैयार बिल्कुल भी नहीं था। और ये दोस्त पीठ पीछे चूरा भोंकने वाली दोस्तों बात हो गई, क्योंकि जिसके लिए हम तैयार नहीं है आप उसका दोस्तों गर्दन पकड़ लोगे तो वहीं पे फटफड़ा के दोस्तों मर जाएगा वो। और चीन ने भारत के साथ यही करने की कोशिश करी थी। इसलिए दोस्त भारत की कह सकते हो 1962 के अंदर बेशक हम हार गए, लेकिन दोस्त इसका बदला में 1965 में भी लिया, 1966 में भी लिया। और दोस्त उसके बाद हमने जितने भी हमारे अब समय आए, अब हम चाइना से बिल्कुल डरते घबराते बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ठीक है, 1954 में चीन ने भारत के अक्साई चीन के माध्यम से किसमें दोस्तों झिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण कर लिया। यानी दोस्तों कह सकते हो कि 1954 में ही चाइना ने उस आग में घी डाल दिया, जिसके वजह से भारत और चीन के संबंध खराब होने स्टार्ट हो गए। क्योंकि चीन ने भारत के अक्साई चीन, ठीक है अक्साई चीन यानी कि दोस्त अरुणाचल प्रदेश, इसके रास्ते एक रोड डाल दिया जो कि दोस्त तिब्बत के रास्ते को जोड़ देती है। और इस सड़क के निर्माण के बारे में दोस्त भारत को 1959 में पता चला। और जिसके पता चलते ही भारत और चाइना के बीच में दोस्तों ये वही ऐसी इस तरीके से रोड थी वो, भारत और चीन के संबंध बिगड़ते चले गए। नेहरू को दोस्तों ये भ्रम था, इस टाइम पूरा कन्फ्यूजन लगा हुआ था और वो कन्फ्यूजन में जी रहे थे कि चीन तो भाई हम पे कभी हमला करेगा ही नहीं, वो तो हमारा अच्छा दोस्त है, ये तो चीनी है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारे लगते थे। और हुआ क्या, 1962 के युद्ध के बाद भारत ने चीन के प्रति अपनी पूरी पॉलिसी ही बदल दी। क्योंकि दोस्तों हमारी कह सकते हो कि हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम और चीन ने हम पे और अटैक कर दिया। जो चीन के नेता थे माओ से तुंग ने तो नवंबर 1938 में ही कह दिया था
कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। यानी कि अगर हमें अपनी सत्ता, अपनी पावर को बढ़ाना है तो बंदूक की नली पे बढ़ाना होगा। और दोस्तों माओ से तुंग की ये लाइन कैसे नेहरू जी भूल गए, और चीन के ऊपर विश्वास करके दोस्त, उस चीनी माल के ऊपर विश्वास करके उसकी एक्सपायरी डेट ही दोस्तों भूल गए। क्योंकि भाई एक चीनी माल है यार, ये बिना एक्सपायरी डेट के दुनिया को एक्सपायर करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो इनका इस लाइन का मतलब भी यही था माओ सेतुंग का, कि सभ्यता की जंग होनी चाहिए आपस में, सभ्यता की जंग। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था। इन्होंने ये कहा, माओ सेतुंग ने कहा भाई कि जो 1962 का वॉर था वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो सभ्यता की जंग है। जो जीतेगा उसकी सभ्यता सबसे महान होगी। तो चाइना दोस्त अपने आप को दुनिया में महान साबित करने के लिए ऐसे करतूते दोस्त आए दिन करता रहता था, और आज भी करता है वो। दोस्तों माओ ने 1949 में ही कम्युनिस्टी की जीत से पहले ही जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुआ करती थी उन सबको इसने खारिज कर दिया। उसने बोला कि जो जितने भी एग्रीमेंट हुए इंटरनेशनल लेवल पे वो सबके सब बेकार हैं। वो कि अमेरिका चाहता है दुनिया को अपने फेवर में करने के लिए, वो इसलिए अमेरिका ऐसा करता है, हम उसमें शामिल होंगे ही नहीं। चाहे दोस्तों स्टार्टिंग में चाहे यूएनओ हो, चाहे कोई सी भी एजेंसी हो, वो शामिल होने की बात ही नहीं करता था। और इसी बीच दोस्तों हुआ ये कि मैकमोहन जो रेखा है, इसके मामले को लेकर चाइना ने नाराजगी दिखाई और बोला कि भाई ये तो है ही नहीं, हम तो रेखा को मानते ही नहीं है। और आने वाले दोस्तों वर्षों में चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने लग गया। जबकि जो चीन भारत का एक अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, जैसे भारत के और राज्य हैं वैसे ही अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अच्छा भाई, चाइना का है। और इस इलाके को वो साउथ तिब्बत कहता था। वो कहता था कि तिब्बत का साउथ का पार्ट है ये दोस्तों, तिब्बत है तो इसका इस तरह यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है तो ये साउथ का पार्ट है तिब्बत का, यानी तिब्बत ही कहता था वो अरुणाचल प्रदेश को। और आज तक दोस्त वो इस पर कब्जा करने के लिए आए दिन दोस्त उंगली करता ही रहता है। तो चीन लगातार बॉर्डर विवाद को वो जीवित रखना चाहता है, क्योंकि वो भारत में अशांति फैलाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ दोस्त इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से। देखो 20 अक्टूबर की बात है ये 1975 में अरुणाचल प्रदेश के कुलुंगला में, कहाँ पे, कुलुंगला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर उसने हमला कर दिया, और दोस्त इसके अंदर हमारे 4 सैनिक शहीद हो गए। दोस्त अभी आपको पता है कि हाल ही में दोस्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर चीन का विवाद उखड़ता रहता है, और डोकलाम विवाद ने एक बार फिर से बॉर्डर विवाद को तो जीवित कर दिया, जिसमें 21 भारतीय जवान हमारे शहीद हो गए थे। डोकलाम विवाद दोस्तों हाल ही में घटना घटी है ये, और इसको आपको एग्जाम में लिखना भी है। जो भी हाल ही की दोस्तों घटना होती है आप इसको बताइएगा जरूर, जिससे कि आपका आंसर और इफेक्टिव होगा। देखो द्विपक्षीय संबंधों में सामान्यकरण की प्रक्रिया राजीव गांधी के चीन यात्रा के दौरान आई थी, जब राजीव गांधी चीन गए थे 1988 के दौरान। ठीक है, तो मई 1998 में देखो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, राजीव गांधी दोस्तों यात्रा करने कब गए थे, 1988 में गए थे। और इसी के बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दोस्तों जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, यानी कि परमाणु को टेस्ट किया था, तो उस टाइम हमारे रिलेशन से और खराब हो गए। यानी कि दोस्तों ठीक 1988 में अगर ठीक हुए थोड़े, तो 1998 में सिर्फ 10 साल के बाद ये संबंध खराब हो गए। बीच में हलचल दोस्तों बातचीत होती रहती थी, फिर भी हमारे रिलेशन खराब होंगे। बारी आती है जून 1999 में, जब तत्कालीन भारत के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, ये दोस्त चीन के दौरे पर गए थे। उस टाइम बात चली ऐसी, लेकिन फिर से संबंध में वैसा निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उसके बाद दोस्तों 2002 में चीन के प्रतिनिधि भारत के अंदर आए। 2003 में दोस्तों भारत के अटल बिहारी चीन के अंदर गए। फिर दोस्तों 2008 के अंदर भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री, ये चीन की यात्रा पर गए। इससे ये लगा कि संबंध थोड़ा ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर विवाद है वो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, बट ये मतलब कि विवाद कभी दोस्तों ठंडा होता है, फिर दोबारा चाइना इसको खोल देता है। अब हुआ दोस्तों ये कि 1950 में अपना झंडा गाड़ दिया भाई तिब्बत के ऊपर, क्योंकि तिब्बत का मामला ही वो मामला है जिसने दोस्तों इन सभी को कह सकते हो कि आगे बढ़ाने स्टार्ट किया। हुआ दोस्त ये कि तिब्बत अब तक एक ऑटोनोमस कंट्री के नाम से जाना जाता, उसके ऊपर ना चीन का अधिकार था ना ही भारत का अधिकार था। अब दोस्तों मान लो पूरा ये भारत है, यहाँ पे दोस्तों मान लो तिब्बत है, यहाँ पे चीन है, तो मान लो दोस्तों ये बीच का जो इलाका है वो पूरा चीन का, यानी कि जो ये है ये पूरा तिब्बत है। अब इस भारत, तिब्बत, फिर चीन है, यानी कि चीन और भारत के बीच में दोस्त तिब्बत है। अब सिंपल इस तरीके से समझिए आप, ठीक है। अब चीन ने क्या कहा कि भाई ये जो है तिब्बत ये तो हमारा ही है, और चीन दोस्त इस तिब्बत को लगभग 13 सेंचुरी से, 13वीं शताब्दी से, यानी कि दोस्तों सन 1200 से ये अपना ही राज्य इसको माना करता है। ये बोलता है कि तिब्बत तो हमारा एक राज्य हुआ करता था। और 1950 में दोस्तों हद तो तब हो गई जब इसने कि इस ऑटोनोमस तिब्बत पे अपना झंडा गाड़ दिया। जबकि दोस्तों तिब्बत के जो नेता हैं दलाई लामा, उनका ये कहना है, प्लस तिब्बत जितने भी नेता रहे हैं तिब्बत लोगों का ये कहना है
कि चीन का कभी हिस्सा हुआ ही नहीं है तिब्बत, और एक वो स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश के रूप में तिब्बत की अपनी खुद की पहचान है। लेकिन दोस्त 1950 में चीन ने तिब्बत में अपना झंडा डाल दिया, और इस तरीके से दोस्त जब यहाँ पर विद्रोह हुए तो यहाँ के जो नेता थे दलाई लामा, उनको भारत में आके शरण लेनी पड़ी। यानी कि साल 1959 में चीन के खिलाफ दोस्तों एक नाकाम विद्रोह हुआ, और 14वें दलाई लामा, यानी दोस्तों वहाँ पे सभी जो प्रतिनिधि चलते आ रहे हैं जो कि तिब्बत को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी सब दलाई लामा ही हैं, वो वहाँ के गुरु कह लीजिए आप, धर्म गुरु कह लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेनली बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत में रहते हैं। तो 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसका दोस्तों आरोप चीन ने ये लगाया भारत के ऊपर कि तिब्बत के मामले पे वो इंटरफेयर क्यों कर रहा है। आखिर जब दलाई लामा यहाँ से भाग के गए तो वो इसने क्यों भारत के अंदर शरण दी दलाई लामा को। देखो देखो यार, भारत एक जितने भी मेहमान के रूप में भारत में कोई आते हैं तो हम उनको, ऐसा नहीं है कि दोस्त हम तो अपने दुश्मन को ही पानी पिला देते हैं यार, तो हम किसी को जब मरता हुआ फिरता हुआ बंदा उसको हम जगह क्यों नहीं देंगे यार। तो इसलिए भारत के ऊपर इसने आरोप लगाया, और जब इसने अटैक किया भारत के ऊपर 1962 में, तो इसने दलाई लामा का मुद्दा भी लेकर अटैक किया, आखिर भारत ने इसको शरण क्यों दी। तो दोस्तों बात करते हैं चीन दलाई लामा, यानी दोस्तों जो दलाई लामा को चीन विरोधी और अलगाववादी कहता रहा है, उसने ये कहा है दोस्त कि जो दलाई लामा है वो चीन विरोधी है, वो चीन का विरोध करता रहा है हमेशा से, इसलिए दोस्त वो दलाई लामा के पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हुआ ये कि जब भी दलाई लामा नॉर्मल डेज में भी अगर अरुणाचल प्रदेश आया करते थे भारत में भी, फिर भी चीन इससे आपत्ति जताता था कि दलाई लामा तिब्बत के हैं तो भारत क्यों जाते हैं। देखो इतनी तकलीफ हुआ करती थी दोस्त चाइना को। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि चीन और तिब्बत के बीच में जो डिस्प्यूट है, इस पूरा जो मामला है, ये विवाद दोस्तों कुछ यूँ है कि 13वीं सेंचुरी से ही चीन तिब्बत को अपना एक राज्य मानता है, कि तिब्बत एक उसका ही स्टेट है और उस स्टेट के ऊपर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन तिब्बत के लोग इससे इनकार कर देते हैं कि चीन का कभी अधिकार नहीं हुआ है, वो टोटली इंडिपेंडेंट रहे, बट उसको वो हथियाना चाहता है अपनी भूमि को विस्तार करने के लिए, है ना, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। इस तरह के दोस्त तिब्बत के साथ साथ वो चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसके कब्जे में आ जाए। तो दोस्त चीन की ये पूरी चाल है, और इसी वजह से, इस चाल की वजह से भारत और चीन के संबंध पूरे खराब रहे, जिसमें दोस्तों सीमा विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें वो अपनी सीमा को मानने से भी मना कर देता है। दोस्त कई बार अपने नक्शे के अंदर वो अरुणाचल प्रदेश को चीन के नक्शे में दिखा देता है। तो ये चीन की जो चालाकी है, ये अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज और दुनिया दोस्तों इससे वाकिफ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक और व्यावसायिक संबंध की, इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेशंस की बात करते हैं। देखो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय स्तर पर कई मुद्दे हैं, यानी कि दोस्त कह सकते हो कि कई बार इनके बीच में विवाद के कारण बनते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों ट्रेड डिफिसिट भारत के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। देखो दोस्तों क्या होता है, कभी कभार भारत को इंपोर्ट ज़्यादा करना होता है और भारत का दोस्तों एक्सपोर्ट कम होता है। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो आयात ज़्यादा होगा। आयात मतलब होता है जब भी हम किसी बाहर देश का माल भारत में खरीद कर लेकर आएंगे तो दोस्त हमारी जो डॉलर है वो बाहर चली जाएगी। इस वजह से हमारे देश का जो डॉलर है दोस्त वो ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि जब हम अपना सामान बाहर बेचेंगे तो बाहर से डॉलर अपने देश में आएगा। लेकिन दोस्त ऐसा तब होगा जब हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को घटाएंगे। लेकिन दोस्त भारत का अक्सर क्या होता है कि इंपोर्ट ही दोस्त ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम, यानी कि आयात ज़्यादा और निर्यात कम होता है, यानी भारत से बाहर माल कम बिकता है। दोस्त इस वजह से चीन इसका फ़ायदा उठाता है, और चीन के साथ जो भारत के रिलेशन है उसमें दोस्त भारतीय पूरे मार्केट के अंदर चीन ने अपने माल को फैला रखा है। लेकिन भारत दोस्त इसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करता आया है। अगर हम दोस्त कोविड के दौरान भी देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री दोस्त नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप दोस्त भारतीय व्यापार जो है चीन के साथ उसमें घाटा दिखा गया। हुआ ये, अगर दोस्त मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊं, 2018 और 19 के टाइम दोस्त हमारा यानी कि इंडिया और चाइना का जो व्यापार हुआ करता था वो 53 यानी कि 53.57 अरब डॉलर का हुआ करता था। अब दोस्त उसको घटाकर 2020-21 के दौरान 44.02 डॉलर का यानी 2 अरब डॉलर का होने लग गया। यानी क्या सकते हो दोस्त व्यापार टोटली घट गया है चाइना से हमारा। हम ये सोच रहे हैं कि भारत भी अपने यानी कि अपने सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर में जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने, तो कब तक हम चाइनीज़ माल पे डिपेंड रहेंगे। और चाइना के दोस्त माल पे डिपेंडेंसी और लोगों का डिपेंडेंसी ये भी है क्योंकि चाइनीज़ माल सस्ते होते हैं, और सस्ते पे आपको पता दुनिया जाती है यार। लेकिन दोस्त पहला तो चीज़ ये है कि हमने अपने व्यापार को घटाया है चाइना के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना की तरफ दोस्तों, जब आपको पता टिकटॉक का मामला जब कोविड के दौरान आया था, तो ऐसे कई सारे लगभग बहुत सारे दोस्तों ऐसे ऐप्स थे जो कि चाइनीज़ ऐप्स थे। चाइना के इन ऐप्स को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो ये दो मामले ऐसे काफ़ी बड़े मामले हैं जो कि चाइना को सबक सिखाने के लिए काफ़ी ज़रूरी था।
अब दोस्त बात करते हैं दक्षिण एशिया में बेल्ट रोड की पहल चीन के द्वारा। ये बेल्ट रोड क्या है दोस्त, इसको इनिशिएटिव ऑफ बेल्ट रोड इन साउथ एशिया, चाइना के द्वारा इसको दोस्त प्रोपेगेंडा के रूप में चलाया गया। इसका मतलब ये होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसके तहत ये गरीब देशों या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन देशों को ये पैसे से हेल्प करता है, वहाँ से दोस्त निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और उन देशों की पूरी इकोनॉमी अपने हाथ में ले लेता है। कह सकते हैं दोस्त वहाँ की पूरी गवर्नमेंट चाइना की कठपुतली बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। दोस्त अभी आए दिनों चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे इन चारों देशों के अंदर पैसा निवेश कर रहा है और इसके बाद यहाँ पे वो बेल्ट एंड रोड पॉलिसीज को कहा जाता है जब पैसा वो अपने इन देशों के अंदर निवेश करता है। दोस्त अभी देखा आपने किस तरीके से दोस्त हवन टूटा जो बंदरगाह है दोस्त श्रीलंका ने चाइना को दिया। पाकिस्तान दोस्तों पीओके के अंदर एक रोड बनवा रहा है चाइना के लिए। अब इस तरीके से नेपाल दोस्त काफ़ी अभी इन दोनों कुछ दिनों पहले दोस्त चाइना के तरफ काफ़ी नेपाल का झुकाव होता जा रहा था, बांग्लादेश के अंदर भी। तो इसलिए चाइना की एक ये पॉलिसी रही है कि इन देशों के अंदर हेल्प करके फाइनली दोस्त जो देश आपके अंदर हेल्प करेगा, आपको पैसा देगा और उस देश के लिए आप कैसे कुछ मना कर सकते हो। तो चाइना की दोस्तों ये पॉलिसी है। अब दोस्त कोई भी एक मजबूरी में इंसान किसी से हेल्प ले लेगा और वही बंदा कल को उस मजबूरी का फायदा उठा के दोस्त उसको सताना स्टार्ट कर देगा। तो यही पॉलिसी है चाइना की। आगे चल के दोस्तों हुआ क्या कि चीन तेजी से BRI योजना, BRI मतलब दोस्त बेल्ट रोड की जो इसकी पॉलिसी है वो योजना, ठीक है। अब दोस्त इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बेल्ट एंड रोड की इस इनिशिएटिव के द्वारा इसने कर्ज और लालच के जो भी यानी कि ऐसे कंट्री जो जिनको ज़रूरत है उनको दोस्तों इसने कर्ज में डुबा दिया और लालच देकर इसने गरीब देशों को अपने जाल में फंसा लिया। दोस्त इसको कहा जाता है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, ठीक है। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी यानी कि कर्ज देकर लालच में फंसा लेना, है ना, उनको लालच देकर अपने चंगुल में फंसा लेना दोस्त। अब ऐसा हाल ही में देखा गया है दोस्त, जब कोविड चल रहा था 2020 में दोस्त, कोविड अपने प्रकोप पे आ चुका था वापस से। इसने अफ्रीका के अंदर लगभग 33,000 करोड़ रुपए का दोस्त इसने निवेश किया और ज़्यादातर इसने निवेश उन देशों में किया अफ्रीका के जहाँ पे तेल, गैस और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्त चाइना की ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को लेने की एक पॉलिसी है, उन देशों को हेल्प करना, वहाँ का दोस्त रॉ मटेरियल लूट लेना। आज दोस्त ये चाइना, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस बना हुआ है। जहाँ पे तो ये आज हांगकॉन्ग हो गया, ताइवान हो गया, दोस्त हिंद महासागर हो गया है ना, हिंद महासागर, इसमें दोस्तों आज ये अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है और कब्जा बनाए जा रहा है। दोस्तों ये पूरा ताइवान कब्जे में ले, कब किस पे कब ये दोस्तों ताइवान पर अटैक कर दे इसका भी दोस्त कुछ पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, इसको दोस्तों OBOR कहा जाता है। सेम वही पॉलिसी ये क्या करता है कि अपने भारत यानी कि भारतीय पड़ोस में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति भारत के लिए एक खतरा बन सकती है, क्योंकि दोस्त चीन OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत ये उन देशों को हेल्प देकर उनको अपने फेवर में करने की दोस्तों कोशिश करता रहता है। भारत, चीन, पाकिस्तान की दोस्तों बढ़ती हुई साठगांठ को देखता है। देखो भारत क्या करता है, सबसे पहले इन पर नज़र बनाए रखा हुआ है, किस पे, चीन और पाकिस्तान, क्योंकि दोस्त चीन जितना भी पैसा है, हथियार है दोस्त, ये चीन पाकिस्तान को देता है और ये पाकिस्तान दोस्त इन पैसे हथियारों को भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए यूज करता है। तो चीन और पाकिस्तान की दोस्त दोनों की साठगांठ बनी हुई है। और प्लस दोस्त जिस जम्मू कश्मीर के POK पे आज दोस्त पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है दोस्त, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, पता है आपको। और उसी कब्जे वाले दोस्तों ज़मीन पे ये चीन को वन बेल्ट वन रोड के तहत दोस्तों गलियारा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा दोस्तों बनाने के लिए दे रहा है, जहाँ पे पूरा रोड बना रहा है चीन। और इस तरीके से कह सकते हो कि चीन मतलब कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए एक समय खतरा बन सकता है। दोस्त ऐसा ही चीन ने नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए तो जिम्बाब्वे भी किया, इसने किया है। जिम्बाब्वे में दोस्तों ये गया, वहाँ की पूरा यानी कि नेचुरल जो उसके जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उन सब पे इसने कब्जा करने की कोशिश कर ली। और अभी तो जिम्बाब्वे की हालत ये हो गई है कि वहाँ पे मतलब कि पर्यावरण संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो यहाँ पे पूरा इसने कब्जा कर लिया अपना जिम्बाब्वे के अंदर। वैसे ही अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों के साथ ये ऐसे ही कर रहा है, जहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल गया वहाँ पे तो उसे कब्जा करना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पे तो अपनी फैक्ट्री लगा देगा, चाहे पर्यावरण को कुछ भी नुकसान हो, दुनिया जाए बाढ़ में, लोग मरते हैं तो मर लें दो दोस्त, इंसान तो छोड़ो जानवर भी परेशान है आज अफ्रीका देशों के अंदर इस चाइना की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि चाइना की इन पॉलिसी से इंसानों को क्या है, जानवरों को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरा है। गलवान बॉर्डर विवाद दोस्तों आपको पता है कोविड के दौरान हुआ। कोविड के प्रकोप के दोस्तों दौरान जब दुनिया कोविड के महामारी से जूझ रही थी, तो दोस्त सीमा के ऊपर गलवान की घाटी में यानी कि दोस्तों लद्दाख के, आपको पता है लद्दाख की कहानी, ये आए दिन दोस्तों ये घटती ही रहती है। तो देशों के बीच में संबंधों ने फिर से एक नया आकार ले लिया। तो दोस्तों गलवान में जब हिंसा हुआ, सैनिक दोस्तों मारे गए। अब चीन ने दोस्तों कहा हमारे 4 ही 5 सैनिक मरे। अब वो तो छुपा लेता है अपनी सैनिकों को ताकि उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन बस इतना ये ध्यान रखना है यार हमें कि चाइना और उसकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अगेंस्ट में रही है। वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत के अंदर शांति हो।
ठीक है दोस्त, भारतीय आर्मी को दोस्त, भारतीय फौजों को सताना या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक करना, ये दोस्तों उसकी कह सकते हो कि मनसूबा रही है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, और वो हमेशा ऐसा ही करना चाहता है दोस्तों। गलवान बॉर्डर जो विवाद है उसमें मौजूदा दोस्तों जो गतिरोध है, इसका जो रूपरेखा तब जाकर दोस्तों खड़ गया जब सैन्य लामबंदी देखने को मिली, यानी कि उसने अपनी सेना को वहां पे खड़ा कर दिया गलवान घाटी पे। ठीक है दोस्तों, द्विपक्षीय संबंधों में यह स्थिति एक न्यू नॉर्मल जैसी प्रकृति को जन्म दे सकती है, जो कि दोस्तों इसी सूरत में दोनों देशों के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, कभी भी खतरा बन सकती है। कोरोना संकट, वैश्विक चुनौती, ये सब दोस्तों हम जानते हैं। आज एग्जाम में दोस्तों पूरा खुल के लिखना है इसके ऊपर आप। ये कोरोना वायरस जो चीनी शहर वुहान से 2 दिसंबर 2019 में उभरा था, और एक रोगजनक दोस्तों, ये पूरा एक रोग के रूप में निकला, और ये चीन से ही निकला दोस्तों, जिसको चीन मानता ही नहीं है। चीन इसे नकार देता है, बोलता भाई ये तो है, हालांकि दोस्तों वुहान शहर से निकला है ये सिंड्रोम, जैसे दोस्त कह सकते हो ये सॉर्स वायरस के रूप में, और इसने आज दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ली, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, एजुकेशन सेक्टर पूरा चौपट कर दिया। आज दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार पूरा है। यह समस्या दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था पे प्रभाव रूप में डाली, और चीन में इस निर्णायक देरी के कारण दोस्त, चीन ने जो देरी करी इस फैसले में कोविड को रोकने में, दोस्त बताया तक नहीं, पता नहीं चलने दिया, दोस्त कहा जाता है कि उसने डॉक्टर तक को मरवा दिया। तो ऐसी घटना की वजह से दोस्त ये बीमारी फैली, और आज इसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। जहां चीन अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिसंरचना में तकनीक प्रयोग आविष्कार दोस्तों ये सब को प्रायोरिटी दे रहा है दोस्त, ये सब कर रहा है। भारत भी दोस्त अपने टाइम में, और इस टाइम भारत भी अपना मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत जोर शोर से अपना काम कर रहा है। तो दोनों देशों ने पर्यावरण और सौर ऊर्जा, हाई स्पीड रेलवे और दोस्त इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सहयोग करने के बात कही है दोस्त। अगर हम थोड़ी अच्छी से रिलेशन की बात करते हैं, चीन भारत को अधिक जगह देकर दोस्त कह सकते हो कि जो आपस में संबंध है, जो घाटे हैं उनको दूर कर सकता है। अगर चीन भारत के सही हो जाए, तो दोस्त चीन बॉर्डर को जो डिस्प्यूट है उसको मान ले, तो हमारे दोस्तों संबंध भविष्य में ठीक हो सकते हैं। जो बॉर्डर है वाली रेखा जो है मैकमोहन वाली, उसको माने, तो जो भी चाहे, बट इसका शांतिपूर्वक समाधान होना चाहिए। ठीक है, एंड वो कभी तो सीज फायर ना करे, सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए। और अरुणाचल प्रदेश तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उस पर दोस्तों वो कभी भी आए दिन दोस्त ऐसी घटनाएं करता है, कभी अपने सैनिकों को खड़ा कर देता है। ऐसा लगता है दोस्त कि वो बस लड़ना ही चाहता है हमसे। तो ऐसी घटनाओं की वजह से चीन की जो मनसूबा है वो हमें दिखती है, और चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि शांति बने रहे। उसके लिए दोस्तों शांति जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसको मजा ही दोस्तों इस चीज़ में आता है। पिछले कई वर्षों में दोस्त विकासात्मक साझेदारी के सिद्धांत के तहत दोनों राज्यों ने आर्थिक सहयोग के लिए नए क्षेत्रों में सहयोग करने की बात तो जरूर कही है, लेकिन दोस्त हाल की घटनाओं ने इन विषयों पर अब आगे बढ़ने की संभावनाओं पे विराम लगा दिया है। क्योंकि दोस्तों चाइना और भारत के बीच के दोस्तों जो रिलेशन है वो दोस्तों कोविड के टाइम से ही कुछ बिगड़ गए हैं, और दोस्तों डोकलाम है ना, एंड दोस्तों गलवान की घाटी की जो घटना है ये हमें आज भी याद दिलाती है। मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। इसकी जो स्लाइड्स के लिंक है नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है मैंने, और नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो सीमा विवाद वाला जो वीडियो है इसको आप जरूर देख लेना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इस वीडियो का दे दिया। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।